हेलो नमस्कार। आपकी तैयारी से चल रही होगी। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आरएस पेपर्स के सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूंगी, और मैंने सारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों और इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों, कृपया ये मत सोचिए कि कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। आप ये समझिए कि क्या लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपके साथ में अभी इंग्लिश मीडियम का शेयर कर रही हूँ, इसी को मैं हिंदी में भी बोलती चली जाऊंगी। मैं सिर्फ ये प्रयास कर रही हूँ कि उत्तर लेखन का अभ्यास यानी आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से उसका मॉडल आंसर होना चाहिए। तो ये मॉडल आंसर मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि मैंने पेपर इंग्लिश में लिखा था, इस वजह से ये है। यदि आप डिमांड करेंगे तो मैं इसको हिंदी में लिख करके भी आपको मॉडल आंसर्स दे दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय किन ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है? तो ये देखिए, मैं लोग कहते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स लिख दो, मुझे थोड़ा वो कम जचता है। मैं तो इसको इस प्रकार से लिखती हूँ कि मैं हमेशा लिखती हूँ कि द फॉलोइंग थ्री सेक्रेड टेक्स्ट आर टर्म्ड एज प्रस्थान त्रयी, और फिर उनके नाम तीनों के 1 2 3 4 करके मैंने इनको मेंशन कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद। हालांकि ये मेरे को जब मैंने मेंस लिखा था मुझे नहीं आता था ये आंसर, लेकिन चूंकि मैं मॉडल आंसर शेयर कर रही हूँ तो मेरी जब कॉपी आएगी मैं आपके साथ वो भी शेयर कर लूंगी। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन आया और आपको आता है तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन की तपस्या के बारे में बताइए। पहली बात तो ये क्वेश्चन आया क्यों, फिर आया कहाँ से। ये आया एनसीईआरटी से। और आया क्यों, क्योंकि उस टाइम महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको होस्ट किया था। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनको होस्ट किया था, तो इसकी वजह से आया। और इसका नाम इसके लिए लिखना पड़ेगा, इट इज सिचुएटेड इन महाबलीपुरम, यानी महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। और वहाँ पे एक पोल ऑफ स्टोन इन ओपन ग्राउंड खुले में एक रखा हुआ है, 7वीं सेंचुरी से एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। अर्जुन ने पीनेंस किया, यानी उसने तपस्या की। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो लॉर्ड शिवा के जो वेपन्स हैं, यानी भगवान शिव के जो वेपन्स हैं वो उनको मिल जाएं। इसको क्या कहते हैं, तो गंगावतरण भी कहते हैं इसको। हिंदी में इसका नाम है गंगावतरण, या डिसेंट ऑफ गंगा भी कहते हैं। तो ये इससे रिलेटेड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वल्लभ ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 7 विद्यार्थियों आया कहाँ से? ये राजस्थान बोर्ड की किताब से आया है। राजस्थान बोर्ड की किताब में जहाँ महाराणा प्रताप का वर्णन है, वहीं उनके राज दरबार में रहने वाले एक कवि का वर्णन है। उसमें लिखा हुआ है, इट इज ऑथर्ड बाय चक्रपाणी मिश्र, यानी चक्रपाणी मिश्र के द्वारा लिखी गई ये किताब है, जो महाराणा प्रताप के कोर्ट पोइट थे। और ये टेक्स्ट जो है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, यानी कृषि से संबंधित है। चूंकि कृषि ही ऐसी चीज है जो पूरे विश्व को जीवित रखती है, यानी उनके लिए स्टेपल फूड प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको विश्व वल्लभ कहा गया है। तो बेसिकली ये कृषि पे आधारित एक टेक्स्ट है, यानी एक पुस्तक है। फिर अगला क्वेश्चन था, डूंगजी और जवाहर जी कौन थे? तो डूंगजी और जवाहर जी अंकल नेफ्यू ड्यू, यानी चाचा भतीजा की जोड़ी थी। तो इसको हिंदी में लिखते हैं चाचा भतीजा जोड़ी। और ये करते क्या थे? अमीरों को लूटते थे और गरीबों में धन बांटते थे। तो इसी वजह से उनको रॉबिन हुड ऑफ शेखावाटी भी कहा जाता है। दे लूटेड रिच पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी अमंग द पुअर्स। तो इसकी वजह से चाचा भतीजा की जोड़ी थी। ऐसे ये जो शब्दों का युग में है ना, जैसे डूंगजी जवाहर जी है, या धोलावीरा है, या जो जयमल और फरता वाली जोड़ी है, तो इन सब जोड़ियों से रिलेटेड भी बहुत बार आरपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, और ये हमें पता भी होनी चाहिए क्योंकि हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18th सेंचुरी के यूरोपियन प्रबोधन काल को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा तो ये हो गई कि ना 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ। इंटेलेक्चुअल मतलब प्रबोधन का युग आया, जिसके अंदर चर्च की जो सत्ता थी उसको चुनौती दी गई थी, भगवान के बारे में रीजन पूछे गए थे, प्रकृति के बारे में बात की गई, ह्यूमैनिटी यानी मानवता के बारे में बात की गई। और इसमें किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ? तो आर्ट का, फिलोसफी का और पॉलिटिक्स का बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो ये है यूरोपियन प्रबोधन काल की डेफिनेशन। इसको हिंदी में भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त कांस्य मूर्ति के पर एक लघु लेख लिखिए, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रॉन्ज इमेजेस फाउंड इन हड़प्पन साइट्स। यहाँ मैंने कोशिश की थी एक बनाने की, फिर मुझे लगा कि पता नहीं आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी, इसलिए मैंने एक इमेज ही चिपका दी। बट मैंने जब इसको मेंस में लिखा था तो मैं एक इमेज बना करके आई थी। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ज़्यादातर जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो ब्रॉन्ज स्टैचूज थी, यानी कहाँ से मूर्तियाँ निम्नलिखित थी। पहली डांसिंग डॉल, काफ़ी फेमस है। फिर बुल का फिगर, यानी बुल यानी वृष शायद,
या वृषभ, उनकी वो है इमेज है। और फिर एनिमल फिगर्स बहुत सारे मिले हैं, किस पे, हेयर पिन के ऊपर। अगला एक डॉग अटैकिंग ऑन अ स्वैम्प डियर का भी हमें मूर्ति मिली है। फिर स्वान फिगर, स्वान का मतलब हंस, तो हंस का फिगर भी मिला, किसके ऊपर, हरियाणा में मिला। और ये बहुत सारे और अन्य प्रकार के भी हमें कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो जो कुछ भी आपको उस टाइम याद आ जाए उसको 1 2 3 4 करके डाल दीजिएगा, सो दैट एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है कि इस कैंडिडेट ने 5 लिखी हैं। फिर इसमें टेक्निक क्या इस्तेमाल की गई, तो ये टेक्निक के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, यानी किस तकनीकी के द्वारा ये कांस्य मूर्तियां बनाई जाती, ढाली जाती थी, उस तकनीक के बारे में भी यहाँ मेंशन कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ये सवाल मुझे आता नहीं था एक्चुअली। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियों के अग्रदूत थे। इनके बारे में एक दो जो उनके वाक्य थे जो हिंदी से संबंधित थे, जो हिंदी की वो प्रख्यात वो करते हैं, हिंदी की महत्ता को दर्शाने वाले, मैंने पेपर 4 के लिए याद किए थे जब मैंने निबंध तैयार किए थे। इससे ज़्यादा मुझे इनके बारे में पता नहीं था, लेकिन चूंकि सब आपको उत्तर वहीं बनाकर बैठ के बनाना है, तो मैंने इस प्रश्न को फिर पढ़ा और फिर से देखा कि इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं। तो ये कहना ये चाह रहे हैं, विवेचना करनी है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको सिर्फ डिस्कस करना है। इन्होंने नहीं कहा कि क्रिटिकल एनालाइज करना है, यानी ये स्टेटमेंट सच है, सच है तो इसमें से क्या छांटो, ये मॉडर्न ट्रेंड्स को छांटो और हिंदी साहित्य दिया हुआ है। अब चूंकि आज़ादी के समय से पहले के थे और बहुत ज़्यादा ये कहते थे कि हिंदी, स्वदेशी, इन चीज़ों पे ध्यान देते थे, तो जिसका जो आंसर मैं वहाँ लिख कर क्या आ रहा है इसमें, वो तो ये था कि उस टाइम पे उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़ाव के बारे में किया, मतलब ही एम्फसाइज्ड ऑन गेटिंग बैक टू द कल्चरल वैल्यूज़। ही ऑल्सो एम्फसाइज कि जो भारत की भारतीय भाषा है यानी हिंदी भाषा है वो सर्वोपरि है और वो आमजन की भाषा है, तो इसलिए हमें अंग्रेज़ी को छोड़ के हिंदी की तरफ जाना चाहिए और हिंदी बोलने में हमें गौरव का अनुभव होना चाहिए। हिंदी हेय दृष्टि से नहीं देखी जानी चाहिए। वैसी सारी बातें मैं लिख करके आई थी, लेकिन चूँकि मॉडल आंसर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसका जो बेस्ट आंसर हो सकता है मेरी नज़र में, मेरे द्वारा लिखा गया, वो ये हो सकता है कि ही वॉज एन ऑथर ऑफ, उन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे यानी नाटक लिखे, उन्होंने लाइफ के स्केचेस लिखे और उन्होंने ट्रैवल अकाउंट्स लिखे यानी यात्रा वृत्तांत लिखे, जिसमें बहुत सारी रिपोर्ट थी, ट्रांसलेशंस थे, पब्लिकेशंस थे और लेटर टू एडिटर्स थे। उनको क्या कहा जाता है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर का यानी आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये उनके बारे में खास बात थी। और इनके जो, क्योंकि ये देखिएगा प्रश्न कितने का है, प्रश्न 5 नंबर का है और ये देखिए ट्रिक क्या है, 1 लाइन दी है, 2 लाइन दी है, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन, सिर्फ 5 लाइनें दी हैं। अगर कोई भी आदमी ठीक ठाक लिखता हो तो 1 लाइन में वो सिर्फ 6 शब्द लिख सकता है और 6 शब्दों को जब आप 5 से गुणा करते हैं तो आप सिर्फ 30 शब्द लिख पाओगे। लेकिन आपको 50 शब्द लिखने हैं, तो देखिए मैंने लाइन ने चुराने की कोशिश की है, यहाँ 1 लाइन में 2 बार लिखा है, यहाँ इस लाइन में मैंने 2 लाइनें बना दी हैं, इसी प्रकार से यहाँ इस लाइन में मैंने 2 लाइनें बना ली हैं। तो भी इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि शब्द कम ना पड़ जाएं, जगह कम पड़े कोई बात नहीं, आप डबल बना लीजिए। ये देखिए यहाँ 1 लाइन में मैंने 2 बार लिखा है, यहाँ 1 लाइन में मैंने यहाँ 2 बार लिखा है, यहाँ 2 बार लिखा है, यहाँ 2 बार लिखा है। तो इस प्रकार से जगह चुराइए और कंटेंट अच्छा लिख के आइए ताकि अच्छा मार्क्स गेन करने का स्कोप हो आपके पास। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अगेन 5 नंबर का सवाल है। पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव क्या थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग हम जानते हैं डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, सिर्फ फजल अली साहब का नाम लिखना है, ईयर लिखना है, इन दोनों को बोल्ड करना है और जो इनके सुझाव थे 1 2 3 4 5 करके, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है 5 लिख दीजिए। और ये बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको इसको देखने से ये भी समझ में आ जाएगा कि बहुत ही फौरी तौर पे यानी सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, डिटेल में नहीं आता RAS के एग्जाम में। तो आपको तैयारी भी उन्हीं लाइन्स पे करनी है। अगला क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर का सवाल है। इसमें पूछा गया है द इंडियन रिनाइसेंस ऑफ 19th सेंचुरी वॉज द रिजल्ट ऑफ चैलेंजेस एज वेल एज द इंस्पिरेशन ऑफ द वेस्ट एग्जामिन क्रिटिकली। अब इसमें इसको हिंदी में पढ़ के देखते हैं। 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती एवं प्रेरणा का परिणाम था। यानी आपको बात तो करनी है भारतीय पुनर्जागरण की और उस पे
दो एस्पेक्ट्स कवर करने हैं कि पश्चिम से हमें कुछ चुनौतियां मिल रही थी और पश्चिम से हमें कुछ प्रेरणाएं भी मिल रही थी और उसकी वजह से हमारे यहाँ रिनाइसेंस हुआ। तो पहली बात तो यह कि हमें हमारा राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय मान सबसे ऊपर रखना है। तो आपको पहले तो इंट्रोड्यूस करना है कि भारतीय पुनर्जागरण में कुछ कुछ मुख्य मुख्य थीम क्या थी। फिर आपको बताना है कि पश्चिम से मिलने वाली चुनौतियां कौन कौन सी थी। फिर बताना है कि क्या प्रेरणाएं मिल रही थी। भाई चुनौतियां क्या हैं, वो हमारे सिर पे बैठे हुए थे, हमेशा कहते थे कि तुम हे हो, हम सुपर हैं, वाइट मैन सुप्रीमेसी की बात करते थे वो, और अपने ही क्रियाकलापों को, अपने रीति रिवाजों को बेस्ट बताते थे। तो हमने चुनौती भी मिल रही थी और प्रेरणा मिल रही थी साथ साथ में। जब हम देखते हैं कि फ्रांस में क्रांति हो रही है, या हम ले सकते थे कि इटली में जो पुनर्जागरण हुआ, या जो यूएसए की क्रांति थी वो जीते, तो उनसे हम कुछ प्रेरणाएं ले सकते थे। तो इस प्रकार से हमने मोटे तौर पे तो देख लिया, लेकिन हम राष्ट्रीय मान को कैसे ऊंचा रखें, तो हम ये ज़रूर कंक्लूड करेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि इंडिया विटनेस्ड वाइड स्प्रेड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन 19th सेंचुरी। फिर फोर रनर्स कौन थे, यानी इसके अग्रदूत कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ईश्वरचंद विद्यासागर थे। यहाँ सारे उन महानुभावों के मैंने नाम लिख दिए। और फिर इसको जब मैंने लास्ट में कहा, कि मैंने आपको कहा था कि जो पॉइंट कहा गया है उसको जस्टिफाई करना है और स्पेस देना है, तो मैंने लिखा क्या हम पश्चिम से हमें कौन सी चुनौतियाँ मिल रही थी। फिर मैंने लिखा कि पश्चिम से हमें इंस्पिरेशन क्या मिल रही थी, इसको भी एड्रेस करना है, लेकिन इसका क्रिटिक भी करना है कि नहीं, चाहे हमें चुनौती मिली हो चाहे इंस्पिरेशन मिली हो, भारत में जो रिनाइसेंस हुआ, प्रबोधन हुआ, या जो सुधार आंदोलन हुए, वो भारतीयों की देन थी, भारतीयों की सोच की देन थी, और उन्होंने काम भी भारतीयों ने किया। तो यहाँ मैंने यही लिखा है, द इंडियन रिनाइसेंस वॉज दो इफेक्टेड बट नॉट लार्जली बिकॉज ऑफ वेस्ट, रादर इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ अवेकनिंग, ये हमारी खुद की जागृति का परिणाम था। इट वॉज गाइडेड बाय मॉन्क्स, ये हमारे साधुओं ने हमें गाइड किया, और इट वॉज बैक्ड बाय वेदास, और हमारे वेदों के द्वारा ये बैक्ड था, और हमारी एज ओल्ड जो कल्चरल बिलीव्स हैं उन पे बेस्ड था। तो यानी हमें उनको एड्रेस करना है, दोनों चैलेंजेस को और इंस्पिरेशंस को, यानी चुनौतियों को और उससे मिलने वाली प्रेरणाओं को, लेकिन हमें हमारे संस्कृति के गौरव को ज़रूर मेंशन करना चाहिए। आंसर आपका पॉजिटिव लाइन पे ख़त्म होना चाहिए, इसको मैंने यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किसी का भी मॉडल आंसर्स किस प्रकार से लिखा जाता है, कोई भी आंसर राइटिंग करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, यहाँ मैंने कंक्लूजन दिया है, here hence it can be concluded that the Indian Renaissance was amalgamation of East and West, यानी दोनों के amalgamation, यानी उन दोनों के मिलाप का परिणाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के विकास की रूपरेखा बताइए। अब की पॉइंट्स पकड़ने हैं। की पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्रीडम मूवमेंट, क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन। जब क्रांतिकारी आंदोलन की बात आएगी तो कौन कौन दिमाग में आते हैं? सुभाष चंद्र बोस साहब आते हैं, तिलक साहब आते हैं, और रास बिहारी बोस जी आते हैं, इवन अरबिंदो घोष आते हैं। तो इन सब को ना आपको इस अपने आंसर में इंक्लूड करना होगा, लेकिन आपको इसका डेवलपमेंट दिखाना है। डेवलपमेंट दिखाना है यानी आपको फेजेस दिखाने होंगे, कौन कौन से फेज में क्या क्या हुआ, और ये सिर्फ 20वीं शताब्दी की बात करनी है। तो यानी 1800वीं में जो भी चल रहा था उसको कम एम्फेसाइज करना है, 1900 प्लस वाले को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने लिखा कि द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वॉज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इट वॉज लेड बाय रास बिहारी बोस। यहाँ से शुरुआत की, इनको बोल्ड में लिखा ताकि दूर से दिख जाए। फिर इट इनिशिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 में, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ तब से हम इसकी रूपरेखा देखते हैं, जो कि मेजर तौर पर निकल करके आई थी। फिर हम बात करते हैं जुगंदर पार्टी हुई, फिर अरबिंदो घोष आए, बारिन घोष आए, लाल बाल पाल की तिकड़ी आई थी, और इन सब का मैंने यहाँ मेंशन किया है। फिर मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या चल रहा था साथ साथ में रेवोल्यूशनरी उसमें, और दोनों वॉर्स के बीच में यानी 1927 और उसके बीच में क्या 45 के बीच में क्या क्या हुआ, इन सबको मैंने देखिए 1, 2 और 3 के फॉर्मेट में, यानी अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, हावड़ा गैंग केस, गदर पार्टी, इन सबको मेंशन किया है।
वर्ल्ड वॉर 1 में क्या चल रहा था, इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी यानी गदर मूवमेंट, अगेन लाहौर कंस्पिरेसी केस हुआ, उसके बारे में लिखा। फिर बिटवीन द वॉर्स में क्या चल रहा था, तो काकोरी ट्रेन रोबरी हो गई थी, असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया था, वो हुआ था, और चितगोंग वाला केस मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो आपसे भी मैं इसी प्रकार की उम्मीद करती हूँ कि जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आप सीक्वेंस वाइज बात करेंगे कि पहले जो काम हुआ वो पहले आए और जो बाद में हुआ वो बाद में आए। और देखिए यहाँ कहीं मेंशन थोड़ी किया गया है कि गदर पार्टी कौन थी या क्या थी, आपको तो सिर्फ सुपरफिशियल इनके नाम याद रखने हैं कि आपको इनको इंक्लूड करना है। जितना ज़्यादा फैक्ट उतने अच्छे नंबर। तो यहाँ देखिए जो भी दिख रहा है वो सिर्फ फैक्ट दिख रहा है, किसी का भी इलेबोरेशन नहीं है, किसी का भी जस्टिफिकेशन नहीं है। तो आपसे भी मैं कुछ ऐसी ही उम्मीद करूंगी कि आप अधिक से अधिक फैक्ट को इंक्लूड करेंगे और कम से कम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप बुलेट्स बनाएंगे। फिर आगे चलते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में सुभाष चंद्र बोस जी को हम कैसे भूल सकते हैं इस फेज़ में। और मैंने लास्ट में कंक्लूड कैसे किया कि द अर्ली 20th सेंचुरी सॉ अपराइजिंग एंड लार्ज सपोर्ट टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बाय रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया और बहुत अपराइजिंग हुई, यानी बहुत आगे बढ़ा ये। बहुत सारे लोगों ने अपनी जीवन की कुर्बानियाँ दी और बहुत करेजियस पीपल जो थे उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, यानी बहुत ही करेजियस मतलब करेजियस को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत सारे बहादुर लोग सामने आए। सो कभी कभी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ट्रांसलेटेड इन हिंदी, कोई खास बात नहीं पर फिर भी हम करेंगे। हाँ, नेक्स्ट इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो बागौर है, कालीबंगा है और आहड़ है। जब हम जानते हैं कि इतना सारा पूछा गया है, बागौर पूछा गया, कालीबंगा बंगा और आहड़, तो क्यों ना एक राजस्थान का छोटा सा मैप फटाफट हम बनाएं और बता दें कि आहड़ यहाँ है, बागौर यहाँ है और कालीबंगा यहाँ है। अगर आप एक मैप बना देते हो तो आप एग्जामिनर के सामने सीधे तौर पे निर्देशित कर देते हो कि बॉस मुझे पता है कि कौन से जगह पे है, यानी हम जगह बता सकते हैं कि कौन सा स्थान है। हम साथ में, क्योंकि हमें जगह मालूम पड़ गई है मैप में, तो हम बता सकते हैं कि कौन सी नदी थी जिसके किनारे ये है, और फिर जो जो उसकी विशेषताएं उनको आप इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है दीज साइट्स आर शोन ऑन मैप ऑफ राजस्थान यहाँ पे। फिर बागौड़ की सभ्यता भीलवाड़ा जिले में थी, कोठारी नदी के किनारे, और इसमें क्या क्या मिला वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये इमटेरियल है कि क्या क्या मिला, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इसका आंसर लिखा कैसे जाए। अगला कालीबंगन के बारे में भी देखिए, मैंने लिखा कि कालीबंगन में जो मिला उसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो ये इसका फीचर्स हैं, यानी उसकी विशेषताएं हैं। कम जगह में कितना सारा कंटेंट मैंने डालने की कोशिश की है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। कालीबंगन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कौन से रिवर बैंक, घग्गर पे, घग्गर नदी के किनारे, और इसके ये सारे फीचर। किसने डिस्कवर किया, एल्फी टेसिटोरी ने। किसने एक्सकेवेशन किया, अमलानंद घोष जी ने। और फिर उसके बाद में इसके सारे फीचर्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 फीचर्स मैंने बताए हैं, 6 फीचर्स मैंने बताए हैं और सिर्फ 3 लाइनों में। तो इस प्रकार कम जगह में आप बहुत सारा कंटेंट जो निरूपित कर सकते हो। अगला आहड़ के बारे में उन्हीं लाइन्स पे, और मुझे इस कॉपर को दिखाना, तो देखिए मैंने कॉपर को कैप्स में भी लिखा और ब्रैकेट में भी डाल दिया, यानी बॉक्स में भी डाल दिया। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, चूंकि इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको अपने जो स्पेस दिया गया है उसको इक्वल 3 पार्ट्स में ज़रूर डिवाइड करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब देखिए हम देखते हैं द वर्ल्ड बिटवीन, एक चैप्टर है राजस्थान की बोर्ड की बुक में कि दोनों विश्व युद्धों के बीच में भारत, ठीक है, या 1923 से लेकर 1945 के बीच का भारत, तो विश्व, तो उसमें आ रखा है सारे वर्ल्ड वॉर्स का वर्णन और उसमें का क्या प्रभाव पड़ा। और हमारे सिलेबस में सेम एज इट इज़ बुलेट लिखी हुई है कि विश्व युद्धों के प्रभाव, ये नहीं था कारण क्या रहा, नहीं, कारण भी नहीं, उसमें होने वाली घटनाएं भी नहीं है, सिर्फ प्रभाव। तो सीधा सीधा उत्तर क्वेश्चन उठ करके आया है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि वर्ल्ड की ज्योग्राफी और वर्ल्ड के जो हिस्ट्री है उसमें बहुत कम कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आंसर्स बहुत अच्छे बन जाएंगे और बहुत अच्छा स्कोप रहता है मार्क्स गेन करने का। तो यहाँ मैंने लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध के उसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया, और उसके ये प्रभाव रहे। अब देखिए प्रभाव सिर्फ राजनीति पर पूछे गए हैं, ये नहीं भूलना है, इस कैच को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वरना लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या प्रभाव है, मिलिट्री के प्रभाव हो गए, वो तो इनफैक्ट औद्योगिक पे भी प्रभाव लिख देते हैं। तो आपको डायमेंशन को जो पूछा गया उसको ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ सिर्फ राजनीति के प्रभाव लिखे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा
वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट रहा, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे रहा कि वर्ल्ड बंट गया कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में, राइज ऑफ यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ, और फिर द वेव ऑफ डेमोक्रेटिक चेंजेस आई, बहुत सारी कंट्रीज़ में डेमोग्राफी यानी इंपीरियलिज्म को छोड़ के वो डेमोक्रेसी की तरफ मुड़ गए। फिर कॉलोनाइजेशन का बहुत जगह एंड हुआ कॉलोनिज्म का, जिसमें भारत भी एक था। नया वर्ल्ड ऑर्डर आया, उसमें क्या था, यूएसए की हेजिमनी हो गई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मील का पत्थर साबित हुआ था वो यही था कि विश्व दो ध्रुवों में बटा, लेकिन सबसे बड़ा पावर के रूप में यूएसए उभर करके आया था। फिर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। मैंने कहा दोनों ही पावरफुल नेशंस थे, लेकिन नया एमरजेंस ऑफ यूएसए था, उसके लिए एक्सेप्टेंस इन द माइंड ऑफ यूएसएसआर वाज नॉट देयर, तो दोनों में कोल्ड वॉर चल रही थी। और उसी की वजह से मैं कहूँगी कि नैम आया, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन भी इसी की वजह से आया था। फिर वॉर टाइम विक्टिमाइजेशन, यानी बहुत टाइम तक बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर ये रहा कि आपकी वजह से वॉर हुआ है, तो उनको विक्टिमाइज किया गया। फिर साउथ एशिया, ईस्ट एशिया में यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत सारे चेंजेस आए। क्या आए, कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसमें चाइना हम टॉप पे देखते हैं। फिर डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन पावर, हम देखते हैं कि यूरोप को बहुत जनहानि हुई, क्षति हुई, आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा, इसलिए यूरोप के पावर का भी समापन हुआ। और ये एक साइड इफेक्ट इस बात का भी था कि बहुत सारे देश जो हैं वो उनमें कॉलोनिज्म जो है वो ख़त्म हो गया था, उपनिवेशवाद खत्म हो गया था, आज़ाद हो गए थे, तो यूरोप का पावर ऑफ कोर्स ही बात है उसकी वजह से कम हो जाना ही था। फिर मार्शल प्लान बना, और इस मार्शल प्लान की वजह से OEC बना। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट आपको ये बताने के लिए कि क्वेश्चंस को एड्रेस कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, और नहीं आए तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ पेपर 1 यूनिट 1 हिस्ट्री को डिस्कस करूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पेपर 1 यूनिट 2 दैट इज़ इकोनॉमी। तो टिल देन बने रहिए, उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ आज ही, और देखते हैं कब तक एडिट होता है और कब तक अपलोड होता है। टिल देन तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।